Hello everyone, I am Sapna Thakur and welcome to APC Academy. In this video, we are going to discuss about most important questions for your upcoming exams. So first question is, right to property was removed during whose regime? संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में समाप्त किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कौन से संशोधन से, कौन सी अमेंडमेंट से हटाया गया? वो अमेंडमेंट थी 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। इससे पहले 1978 से पहले कौन से आर्टिकल में संपत्ति का अधिकार था? आर्टिकल 31। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ पे उपस्थित है? 300A में किस फॉर्म में उपस्थित है? एक लीगल राइट के फॉर्म में उपस्थित है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1978 में? मोरारजी देसाई। नरसिम्हा राव भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। 1991 में नरसिम्हा राव जी के समय पे हमारे देश में क्या लागू हुआ? एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं के समय पे दो और इम्पॉर्टेंट चीजें लागू हुई। एक तो पंचायत कौन से संशोधन से आई हैं? 73rd संशोधन ऑफ 1992। एंड म्यूनिसिपैलिटीज कौन से संशोधन से आई? 74th संशोधन अधिनियम ऑफ 1992। So next question is, right to education was added with which amendment? शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के साथ जोड़ा गया? 85, 86, 87 या फिर 88? डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आंसर 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। राइट टू एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट भी है। फंडामेंटल राइट कब बना? ये 2002 के बाद बना। क्या आर्टिकल है इसका? 21A। 21A में ये फंडामेंटल राइट के रूप में स्थित है। इसके अलावा आर्टिकल 45 है हमारा एक डीपीएसपी, जो बात करता है कि ये राज्य का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य होगा? स्टेट का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए। ऑल्सो 51A का के पार्ट भी बात करता है कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाए। सभी आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। 21A में फंडामेंटल राइट, 45 में डीपीएसपी, 51A में क्या है? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड राम रूल थ्रू विलेज रूल? किसने कहा ग्राम शासन के माध्यम से हम राम शासन करते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए, मैं आपको इसका हिंट दूं तो डीपीएसपी में हमारा एक आर्टिकल है 40 नंबर, जो किसकी बात करता है? विलेज पंचायत के गठन की बात करता है वो। और जो आर्टिकल 40 है वो किस प्रकार का सिद्धांत है? वो एक गांधीयन फिलॉसफी का सिद्धांत है, एक गांधीयन प्रिंसिपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी हमेशा पावर के डिवीजन में विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि हमें एक केंद्र में सरकार ना रख के क्या करना चाहिए? विलेज पंचायत को पावर देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा राम रूल थ्रू विलेज रूल। सरदार पटेल जी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला, इनको किसके लिए जाना जाता है? भारत को जोड़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने भारत के रीऑर्गेनाइजेशन में काफी सहायता की, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया इन्हें बोला जाता है, राइट। और ये जो सरदार का टाइटल है ये इनको कब मिला? ये इनको मिला है बरदोली सत्याग्रह के दौरान। बरदोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं और बच्चों ने इन्हें सरदार टाइटल से संबोधित किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, जिसे प्रारूप समिति हिंदी में बोलते हैं, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री? हमारा आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम एज कितनी होती है? 65 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट?
वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस भाग में किया गया है? आपसे क्या पूछा गया है? भाग पूछा गया है। अगर आप पार्ट को ध्यान नहीं देंगे तो आप जल्दी जल्दी क्या लगाएंगे? 360, बट हमसे भाग पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। इमरजेंसी, आपातकाल कौन से भाग में वर्णित है? तो वो है 18 में। कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन सी? फर्स्ट पे होती है अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। सेकेंड टाइप होता है अंडर आर्टिकल 356, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, और जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, राइट। एंड 360 आर्टिकल के अंदर मेंशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसी के साथ कौन सी इमरजेंसी कितनी बार हमारे देश में लगी है? तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे देश में अभी तक लगी है सिर्फ 3 बार। फाइनेंशियल इमरजेंसी से बहुत क्वेश्चन आता है, वो अभी तक एक भी बार हमारे देश में नहीं लगाई गई है। जो स्टेट इमरजेंसी है वो ऑलमोस्ट 132 से 133 बार हमारे देश में लगाई जा चुकी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड इन लोकसभा बाय प्रेसिडेंट? लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है? कहाँ पूछा गया है आपसे? लोकसभा में पूछा गया है। ऑप्शंस है 12, 0, 2 या फिर 1। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 0। दो चीजें होती हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। 104 अमेंडमेंट ऑफ 2019 से पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था। राज्यसभा में वो नॉर्मल सदस्यों को नॉमिनेट करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। फिर इसी अमेंडमेंट से ये जो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रावधान था, इसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 0 सदस्यों को, क्योंकि 104 संशोधन से किसी को नॉमिनेट करने का प्रोविजन हटा दिया गया। बट राज्यसभा में ये जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ये अभी भी कंटिन्यू है। तो लोकसभा में कितने नॉमिनेट होते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा 0। कब हटाए गए? 104 अमेंडमेंट ऑफ 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय whom? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री? राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? दोनों के जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम एज लिमिट हमने अभी अभी इस वीडियो में की 65, और हाई कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होती है? 62 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल? प्रस्तावना की भाषा का स्रोत क्या है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या फिर आयरलैंड? राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का। प्रीएम्बल का सोर्स पूछे, खाली प्रीएम्बल का सोर्स पूछे तो हो जाएगा यूएसए। प्रीएम्बल की भाषा का सोर्स पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रीएम्बल में अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? सिर्फ एक बार। कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। इस अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए। इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द हो जाएगा सोशलिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं समाजवादी। सेकंड, सेक्युलर, जिसको हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। एंड थर्ड इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को हिंदी में कहा जाता है अखंडता। तो ये 3 शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब जोड़े गए? 1976 में। प्रीएम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो सिर्फ एक बार हुआ है, और वो भी 1976 में ही हुआ था। प्रीएम्बल का स्रोत क्या है? यूएसए। प्रीएम्बल की भाषा का स्रोत क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा हमारे ऑप्शंस में रशिया लिखा हुआ है। रशिया से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? हमारे डीपीएसपीज। यूएसए से हमने क्या लिया है? हमारे फंडामेंटल राइट्स। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, उपराष्ट्रपति का पद है, वो भी हमने लिया है यूएसए से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल मेंशन अबाउट एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स? कहाँ से क्वेश्चन है ये? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन आई वुड से। 15, 16, 17 और 18। राइट आंसर इज 18। 15 आर्टिकल किसके बारे में बात करता है? ये लगाता है भेदभाव पर रोक, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन। 16 क्या बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल
अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। 17 किस पे रोक लगाता है? अनटचेबिलिटी पे, छुआछूत पे रोक लगाता है। और 18 हमने कर लिया एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल से क्या मतलब है कि हम अपने नाम के आगे राजा महाराजा आदि का उपयोग नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, हम अपने नाम के आगे डॉक्टर, लेफ्टिनेंट आदि का प्रयोग कर सकते हैं अगर हम इसके लिए क्वालिफाइड हैं, मतलब अगर हमने ये पढ़ाई की हुई है या फिर ये रैंक हमने अर्न किया हुआ है। ऐसे उपाधियां हम अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते जो भेदभाव पैदा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्वेशन फॉर वुमेन फॉर पंचायत इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल? महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 243A, B, C या फिर D? फैक्चुअल क्वेश्चन है। आंसर इज 243D। पंचायतों के बारे में हमने पहले भी बात की, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 से पंचायतें लाई गई। देश भर में लागू कब हुई? 24 अप्रैल 1993। राइट। कौन सा भाग इसके साथ जुड़ा? पार्ट 9। आर्टिकल्स कहां से कहां तक हैं? 243 से लेके 243O तक सभी आर्टिकल्स बात करते हैं पंचायत के बारे में। और इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में है 243D जो बात करता है रिजर्वेशन फॉर वुमेन। 243A भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किसके बारे में बात करता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के गठन की बात करता है। इसी के साथ पंचायतों का मेंशन एक अनुसूची में भी है, एक स्केड्यूल में भी है। कौन सा स्केड्यूल होगा? हमारा 11th में कितनी लिस्ट दी गई है हमारे पास? तो आंसर हो जाएगा 29 लिस्ट। लिस्ट का क्या मतलब है कि पंचायतें इन 29 विषयों के ऊपर अपने अनुसार कानून बना सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन। यहाँ पे हमारा पॉलिटी सेक्शन खत्म हुआ, ज्योग्राफी शुरू होता है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर स्थित है? वेयर इज गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड? हमारे ऑप्शंस है इन द साउथ ऑफ कन्याकुमारी, इन द वेस्ट ऑफ केरल, इन ईस्ट ऑफ तमिलनाडु या फिर इन द वेस्ट ऑफ गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा इन द ईस्ट ऑफ तमिलनाडु। इंडिया का मैप अगर हम देखें, ये हो गया श्रीलंका, ये यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है, इसके पूर्व में स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार। तमिलनाडु का एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट हो जाएगा? विंटर्स में रेनफॉल प्राप्त करने वाला एकमात्र स्टेट है तमिलनाडु। किस कारण इस सर्दियों में वर्षा होती है तमिलनाडु में? रिट्रीटिंग मॉनसून के कारण, लौटते हुए मॉनसून के कारण तमिलनाडु में होती है सर्दियों में वर्षा। और ये जो यहाँ पे तमिलनाडु का तट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा कोरोमंडल तट, या फिर हम बोले कोरोमंडल कोस्ट। तो हमारा राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी स्थित है इन द ईस्ट ऑफ तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी समुद्र या महासागर से नहीं मिलती? विच रिवर डज नॉट मीट विद सी ओशन? माही, लूनी, साबरमती या फिर शरावती? राइट आंसर इज लूनी रिवर। दोबारा इंडियन ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन, जितनी भी रिवर्स हैं सारी कहाँ को फ्लो करती हैं? सारी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ लूनी रिवर। अब लूनी रिवर जो है वो सागर में नहीं मिलती, भूमि में ही लुप्त हो जाती है। जिस प्लेस पे लुप्त हो जाती है वो प्लेस का नाम क्या है? रन ऑफ कच्छ। किस वजह से ये वहीं पे लुप्त हो जाती है? क्योंकि लूनी रिवर क्या है? एक मॉनसूनल नदी है, मतलब मॉनसून के मौसम में, मतलब जब वर्षा होगी तो इसमें पानी होगा, गर्मियों में ये सूख जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ये रेगिस्तान में प्रवेश करती है, ये सागर में नहीं जा पाती, पहले ही समाप्त हो जाती है। माही रिवर एंड साबरमती रिवर, दोनों रिवर जिस पॉइंट पे जाके सागर में मिलती हैं वो पॉइंट है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। माही रिवर का एक और पॉइंट है कि ये भारत में कर्क रेखा को कट करती है, कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वंस। शरावती रिवर कहाँ की नदी है? कर्नाटक की नदी है। और इस नदी पे कौन सा झरना स्थित है? जोग वाटरफॉल, कर्नाटक में शरावती रिवर पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर या फिर हम हिंदी में कहें सुनहरा रेशा के रूप में कौन सी फसल को जाना जाता है? ऑप्शंस है कॉटन, जूट, व्हीट या फिर राइस। देखिए
गोल्डन किस लिए बोला होगा? उसके कलर के आधार पे उसको गोल्डन बोला होगा। अब पहले तो आप कलर के बेसिस पे ही बाकियों को काट सकते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन क्या होती है? व्हाइट इन कलर, कट हो गया। राइस व्हाइट इन कलर, कट हो गया। बचे दो ऑप्शन, जूट और व्हीट। तो अगर आपको आंसर पता भी नहीं है तो भी आप दोनों में से 50-50 लगाएंगे ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जूट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पर होता है? हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे स्थित एक राज्य पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल इज हाईएस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। राइस, राइस का हम सबको पता है, राइस हमारी एक मेन भारत की मुख्य फसल है। दूसरा पॉइंट, राइस को ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है वेस्ट बंगाल और असम में। व्हीट का क्या पॉइंट है? व्हीट एक तो रबी क्रॉप है, सर्दियों की ऋतु में होती है और हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की। कॉटन, कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटन कौन सी फसल में मुख्य रूप से होती है? कौन सी सॉइल में मुख्य रूप से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गिव द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? आर्थर होम्स, अल्फ्रेड वेगनर, चार्ल्स डार्विन या फिर हैरी हेस? हमारा आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने हमें सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं वो पहले नहीं होते थे। उन्होंने कहा पहले एक ही कॉन्टिनेंट होता था। जिस कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? उसका नाम था पेंजिया। कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। वो पेंजिया एक ही महासागर से घिरा हुआ था और उस महासागर का नाम था पेंथेलासा। उन्होंने कहा पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ, एक ऊपर गया, नीचे गया, और फिर ओवर द टाइम जो वर्तमान में हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो कैसे बने हैं? ड्रिफ्ट होके बने हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होके बने हैं। तो इन्होंने सिद्धांत दिया अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। हैरी हेस ने कौन सा सिद्धांत दिया? उन्होंने सिद्धांत दिया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। एंड चार्ल्स डार्विन के बारे में सभी को पता है। उन्होंने क्या थ्योरी दी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट है सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डे व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम सन। सन और अर्थ के रेवोल्यूशन से है क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए सन है बीच में, उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी उसके चारों ओर रेवोल्यूशन करती है, राइट? यहाँ पे मान लेते हैं सन और अर्थ उसके चारों ओर रेवोल्यूशन करती है। अब जब अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है तो ऐसा नहीं होता कि सेम डिस्टेंस होता है हर टाइम। साल में 2 बार, एक बार अर्थ उसके पास होती है। जब पास होती है मतलब डिस्टेंस सबसे कम होता है, उस कंडीशन को बोला जाता है पेरिहीलियन। हिंदी में उसे कहा जाता है उपसौर। और ये डेट क्या होती है? तो वो डेट होती है 3 जनवरी, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है। वो डेट हमारे पास हो जाएगी 4 जुलाई। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, जब अर्थ पास है तो वो पास फॉर पेरिहीलियन, और जब अर्थ दूर है तो वो उस कंडीशन को कहा जाता है एपीहीलियन, या फिर हिंदी में मैं कहूं तो अपसौर। और वो डेट कितनी हो जाएगी? 4 जुलाई। 3 जनवरी मैंने अभी आपको समझाया कि 3 जनवरी में क्या होता है? पेरिहीलियन होता है। 2 और डेट्स हैं हमारे पास। 21 जून। 21 जून को क्या होता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन, मतलब लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जून में कौन सी ऋतु होती है? समर्स होती हैं, पूरी गर्मियां होती हैं। तो जो 21 जून होता है तब हमारा दिन सबसे लंबा होता है और शॉर्टेस्ट क्या हो जाती है? नाइट हो जाती है। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखें कि 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सी ऋतु होगी? विंटर्स। विंटर्स मतलब दिन की लंबाई क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी हो जाती है नाइट। अगर मैं फिर से बोलूं, लॉन्गेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर 21 जून, शॉर्टेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर 22 दिसंबर। पेरिहीलियन हो जाएगा हमारा 3 जनवरी को और एपीहीलियन हो जाएगा हमारा 4 जुलाई को। तो अर्थ सूर्य से सबसे दूर होती है 4 जुलाई को।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ऑप्शंस हैं वुलर, विक्टोरिया, सुपीरियर या फिर बेकाल। राइट आंसर इज सुपीरियर लेक। कहां पर स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। यूएसए और कनाडा के बीच बॉर्डर बनाती हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में ही एक झील का नाम है सुपीरियर लेक, जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर। कौन से स्टेट में स्थित है? तो जेएनके। अभी तो यूटी हो गया है जेएनके। विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से दो देशों के बीच में स्थित है? तो दो देश जिनके बीच में ये बॉर्डर बनाती है, युगांडा एंड तंजानिया। विक्टोरिया का पॉइंट क्या है कि वो विश्व की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है विक्टोरिया, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। पहली सबसे बड़ी कौन सी है? विक्टोरिया, नॉर्थ अमेरिका में स्थित। बेकाल का क्या पॉइंट है? बेकाल भी एक फ्रेश वाटर लेक है, बट वो किस प्रकार की है? डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ समिट ऑफ 1992 टुक प्लेस इन व्हिच कंट्री? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ? अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा? देश पूछा है। यूएसए, इंडिया, इंग्लैंड या फिर ब्राजील। राइट आंसर इज ब्राजील। 1992 में रियो डी जेनेरियो करके एक सिटी है। कहाँ की सिटी है? ब्राजील की सिटी है, रियो डी जेनेरियो। देश कौन सा है? ब्राजील है। महाद्वीप पूछे तो कौन सा होगा? साउथ अमेरिका। अब 1992 में क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड वो सभी मिली रियो डी जेनेरियो में। किसकी प्रोटेक्शन पर डिस्कस करने के लिए? क्लाइमेट की प्रोटेक्शन पर डिस्कस करने के लिए। और उसी को बोला जाता है अर्थ समिट। इसके बाद से क्या शुरू हुआ? हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जिसे कॉप करके बोला जाता है। वर्तमान में अभी रिसेंटली कॉप 27 जो है वो फिनिश हुआ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट? सामान्य चूक दर या फिर इसे सामान्य ह्रास दर भी बोला जाता है। सामान्य ह्रास दर क्या है? ये मैं आपको हिंट दूं तो ये कहाँ का क्वेश्चन है? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल की परतों का ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखते हैं। 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 किलोमीटर, 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 किलोमीटर या फिर 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 किलोमीटर। राइट आंसर इज 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 किलोमीटर। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? मान लीजिए कि ये आपका लैंड है, पृथ्वी है, भूमि है। अब नॉर्मल लैप्स रेट होता है कि अगर आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ, वायुमंडल की तरफ 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर भूमि पर कितना टेम्परेचर है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल लैप्स रेट किसे कहा जाता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 किलोमीटर। ये कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं क्षोमंडल। ट्रोपोस्फेयर का दूसरा पॉइंट क्या है? इसी लेयर में सारी वेदर एक्टिविटीज या फिर वेदर फिनोमिना जो है वो होते हैं। एंड ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी की या वायुमंडल की सबसे निचली परत। इसके अलावा वायुमंडल में एक और परत है हमारी जिसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर या फिर हम उसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन गैस। ओजोन लेयर हम बोले कौन सी लेयर में पाई जाएगी? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16th of September every year। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नेशनल पार्क का है क्वेश्चन। उत्तराखंड, एचपी, केरल या फिर पंजाब। राइट आंसर इज केरल। सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा था हमारा? जिम कॉर्बेट। कौन से राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ हो गया? केरल में। उत्तराखंड में और बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स, इसके अलावा
राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क्स कहाँ पे स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। एचपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सबसे छोटा कौन सा है एचपी का? तो हो जाएगा हमारा आंसर सिंबलवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, मकर रेखा को 2 बार कट करने वाली नदी, कॉन्गो, लिम्पोपो, अमेजन या फिर नील? राइट आंसर इज लिम्पोपो। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये हमारे पास क्वेश्चन, और अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, देखिए बीचों बीच कौन सा हो जाएगा? 0 डिग्री जिसे बोला जाता है इक्वेटर। फिर हो गया हमारा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे बोलेंगे कर्क रेखा। साउथ में कौन सी होगी? मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। लिम्पोपो रिवर जो स्थित है अफ्रीका में है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में बहती कहाँ को है? ये इंडियन ओशन वाली तरफ बहती है, और मकर रेखा को ये 2 बार कट करती है। तो मकर रेखा को 2 बार कट करने वाली नदी साउथ अफ्रीका के आसपास स्थित, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लिम्पोपो। कॉन्गो रिवर का क्या पॉइंट हो जाएगा? कॉन्गो रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, वो भी अफ्रीका में ही स्थित है, और वो इक्वेटर को या फिर हम कहें भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। नील रिवर विक्टोरिया झील से निकलती है, और दुनिया की सबसे कैसी रिवर है ये? दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट नदी। कहाँ जाके मिलती है? इसका रिवर माउथ क्या है? इसका रिवर माउथ हो जाएगा भूमध्य सागर या फिर हम बोले मेडिटेरियन सी। अमेजन कहाँ की रिवर है? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की नदी है, और इसका पॉइंट क्या है कि ये विश्व की सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम HP. What was the name given to चंद्रताल by Chinese traveler ह्यूनसांग? चीनी यात्री हिंदसांग द्वारा चंद्रताल को क्या नाम दिया गया? ऑप्शंस हैं लोहित्या सरोवर, शीत सरोवर, ताल सरोवर या फिर पार्वती सरोवर। हमारे आंसर हो जाएगा लोहित्या सरोवर। चंद्रताल झील कौन से जिले में स्थित है? जिला हो जाएगा हमारा लाहौल स्पीति। चंद्रताल झील से नदी कौन सी निकलती है? नदी निकलती है चंद्रा। अगर हम रिवर मैप बनाएं, देखिए एक रिवर है हमारे पास, 2 नदियां हैं। एक रिवर है भागा जो निकलती है सूरजताल से, दूसरी रिवर का नाम क्या है? चंद्रा, जो हमने अभी अभी किया। दोनों रिवर एक प्लेस में जाके इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उस प्लेस का नाम है तांदी। तांदी के बाद इस रिवर का क्या नाम हो जाता है? चिनाब हो जाता है। तो चिनाब रिवर किन 2 नदियों के मिलने के कारण बनती है? तो वो 2 नदियां हैं भागा और चंद्रा। भागा निकलती है सूरजताल से, चंद्रा निकलती है चंद्रताल से, और चीनी यात्री ह्यूनसांग ने चंद्रताल को क्या नाम दिया? लोहित्या सरोवर का नाम दिया। इनके अलावा हमारे पास यहाँ पे और क्या है? हमारे ऑप्शन में पार्वती लिखा हुआ है, सरोवर को हम फिलहाल काट दें। पार्वती देखें, पार्वती किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। पार्वती का ओरिजिन कहाँ से होता है? उद्गम क्या है उसका? तो उद्गम है मानतलाई झील ऑफ कुल्लू, कुल्लू के मानतलाई झील से। और पार्वती ब्यास में किस स्थान पे जाके मिलती है? तो वो स्थान हो जाएगा भुंतर। जैसे कि मान लीजिए ये ब्यास आ रही है, ऊपर से पार्वती आती है, तो ये पॉइंट क्या है? भुंतर है। नेक्स्ट इज पार्वती के किनारे कौन से टाउन बसे हैं? तो एक है मणिकरण जो पार्वती के किनारे स्थित है, और दूसरा है कसोल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शंस है किब्बर, सिंबलवाड़ा, शिल्ली या फिर शिकारी देवी। राइट आंसर इज शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? किब्बर। कौन से जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति। सबसे छोटी कौन सी है? शिल्ली। कहां पर स्थित है? सोलन। सिंबलवाड़ा का पॉइंट हम कर चुके हैं इसी वीडियो में कि सिंबलवाड़ा HP का सबसे छोटा क्या है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। और कहां पर स्थित है? तो सिरमौर में स्थित है। शिकारी देवी मंदिर भी है, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कौन से जिले में? मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाख्यांग इज अ डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? बाख्यांग किस जिले का नृत्य है? आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन
शिमला, कुल्लू, किन्नौर या फिर कांगड़ा? राइट आंसर इज किन्नौर। देखिए आर्ट एंड कल्चर जो है वो मेनली किन्नौर और लाहौल स्पीति से ज्यादा पूछा जाता है। किन्नौर में एक और डांस फॉर्म है जिसे बोला जाता है कयांग। कयांग एंड बाख्यांग, ये सभी कहाँ के नृत्य होते हैं? किन्नौर के नृत्य होते हैं। मेनली क्या होता है, मेनली आप देखेंगे जिन जिन डांस फॉर्म के पीछे जी लगा होता है ना, वो मेनली कहाँ से होती है? किन्नौर से होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारचू पीक लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? सारचू चोटी किस जिले में स्थित है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू या फिर कांगड़ा? राइट आंसर इज लाहौल स्पीति। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिल्ला। शिल्ला कहाँ पर है? किन्नौर में। अगर शिल्ला आपके ऑप्शन में नहीं हो तो हो जाता है रियो पारगिल या फिर उसी को ही बोलते हैं लियो पारगिल, वो भी कहाँ पर है? किन्नौर में स्थित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के पार्ट के लिए, हांगरांग घाटी किस जिले में स्थित है? कुल्लू, मंडी, किन्नौर या फिर बिलासपुर? राइट आंसर इज किन्नौर। हांगरांग घाटी से काफी क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट, हांगरांग घाटी किस राजा के समय पर आई भारत में? तो आएगा केहरी सिंह। केहरी सिंह नाम का एक बुशहर का राजा होता था। उन्होंने तिब्बत के राजा की युद्ध में सहायता की, इसलिए तिब्बत के राजा ने इनको क्या कर दिया, ये गिफ्ट के रूप में दे दी हांगरांग घाटी। कब की बात हो रही है ये? 17वीं सदी की, 17th सेंचुरी की। केहरी सिंह के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनके पास दो टाइटल्स थे। इन्हें बोला जाता था छत्रपति और दूसरा टाइटल क्या था? अजान बाहु। अगर आपसे पूछें कि एचपी की सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो हो जाएगा बल वैली। कौन से जिले में स्थित है? मंडी में स्थित है। राइट, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचपी टैट का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट लेके हम जल्दी ही आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करें, पढ़ते रहें एंड थैंक यू सो मच।